हेलो स्टूडेंट्स। प्लस वन क्लास की पहली क्लास में प्लस वन में पहली क्लास में आपका स्वागत है। और हम शुरू करेंगे बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और यदि इससे पहले आपने प्लस वन की क्लास कहीं ली है, नहीं ली है, तो मैं आपको श्योर करता हूं कि यहाँ से आप प्लस वन का बिल्कुल कोर कंसेप्ट समझ पाएंगे और एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन कवर करेंगे। जेई मेंस, नीट और बोर्ड अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं इस लेक्चर के थ्रू। तो लेट्स वी स्टार्ट। बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और एनसीईआरटी का फ्रंट पेज है, उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि प्लस वन क्लास में जब हम एंट्री करते हैं, हमारा सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होना चाहिए। उसके साथ साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमें एक्चुअल में अपनी स्टडी की प्लानिंग किस तरह से बनानी चाहिए। तो लेट्स वी स्टार्ट। अपने पास फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और उसका लेक्चर वन हम स्टार्ट करेंगे आज, जहां से हम बिल्कुल बेसिक जानने की कोशिश करेंगे कि प्लस वन क्लास में हमें किन कंसेप्ट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्लास प्लस वन क्लास के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा जो सिलेबस है उसके बारे में हमें क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका सिलेबस 26 का सिलेबस है, सेम है, कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। और प्लस वन क्लास के अंदर 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर आता है और थ्योरी है वो 70 मार्क्स की होती है, 30 मार्क्स की प्रैक्टिकल होती है। आपके पास जो टोटल यूनिट है वो 9 यूनिट है, जिसके अंदर फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लगभग 12 लेक्चर्स में कंप्लीट होती है और 7 मार्क्स की यूनिट आती है। सेकेंड आपके पास आती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 14 लेक्चर में कंप्लीट होती है और 9 मार्क्स की आती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज, ये यूनिट आपकी 8 लेक्चर में पूरी होती है, 6 मार्क्स की आती है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, 14 लेक्चर और 7 मार्क्स की आती है। उसके बाद आती है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, 16 लेक्चर्स और 9 मार्क्स की आती है। केमिकल इक्विलिब्रियम, 14 लेक्चर्स और 7 मार्क्स की आती है। रेडॉक्स रिएक्शंस, जो कि आपके पास 6 लेक्चर की है और 4 मार्क्स की आती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, 14 लेक्चर्स और 11 मार्क्स की आती है। और हाइड्रोकार्बन, 12 लेक्चर और 10 मार्क्स की आती है। तो ये आपके पास यूनिट है। यदि आपके पास केमिस्ट्री के मॉड्यूल है, आप लोगों ने मॉड्यूल लिए हैं, तो उनके अंदर ये यूनिट होनी चाहिए। और यदि ये यूनिट नहीं है तो हम सबसे पहले इन यूनिटों को क्लियर रखें। अगर इस पूरे प्रोग्राम में ध्यान से देखें तो लास्ट में 11 + 10, ये दोनों मिला के 21 मार्क्स की यूनिट है। 2 यूनिट ही 21 मार्क्स की हैं और ये दोनों यूनिट किससे बिलोंग करती हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। उसके बाद अगर आप ऊपर देखें, सम बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम इनमें से 2 यूनिट फिर मेजर है, 9 मार्क्स की, यहाँ से और यहाँ तक। स्ट्रक्चर ऑफ एटम और थर्मोडायनेमिक्स ये आती है। उसके बाद जो नंबर आता है फिर 7 वाली यूनिट्स का आता है इक्विलिब्रियम, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। और उसके बाद आता है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और जो सबसे छोटी यूनिट है, जो मार्क्स में सबसे कम आती है, वो हमारे पास है रेडॉक्स रिएक्शन। हम कर चुके हैं कंप्लीट, क्लासरूम के अंदर सम बेसिक कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कर चुके हैं और रेडॉक्स कर चुके हैं। लेकिन आज हम फिर वापस सम बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट। अगर हम 30 मार्क्स की बात करें, जो प्रैक्टिकल के अंदर है, हमारा 30 नंबर का काम जो प्रैक्टिकल में मौजूद है, उसकी अगर हम बात करें तो वो हमारे पास ये है: वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, साल्ट एनालिसिस, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा। जो अभी समर वेकेशन में आपको होमवर्क मिला होगा, उसके अंदर ये 4 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया गया है, जो कि आपको कंप्लीट करना है। बाकी प्रैक्टिकल फाइल वो इसके अंदर आएंगे और 3 एक्सपेरिमेंट हमारे क्लासरूम में करवाए जाते हैं, जो कि 30 मार्क्स के हैं। तो 70 + 30 टोटल मिला के हमारे पास 100 मार्क्स का पार्ट सिलेबस के अंदर आता है। रोल्ड हॉफमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने केमिस्ट्री के बारे में एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दी। उन्होंने बताया केमिस्ट्री है क्या। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। कहता कोई मॉलिक्यूल है या वो कंबाइन होके अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। इट इज द साइंस नॉट सो मच ऑफ द वन
100 एलिमेंट्स बट ऑफ द इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ट फ्रॉम देम। कहते हैं किसी 100, 200, 150 मॉलिक्यूल्स के ऊपर बेस नहीं है, बल्कि बहुत सारे अनगिनत प्रकार के मॉलिक्यूल है जिनसे इन बनती है। तो वो हमने केमिस्ट्री कही। केमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत वाइड एंड रिच विषय है। अगर आपने +1 क्लास ली है तो यहाँ सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलग अलग बनता है। तो हम कम्बिनेशन की अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे पास सबसे कोर सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, जो आपने अपने लिया होगा, ये कंपलसरी है, +1 में कोई बच्चा ले सकता है। उसके बाद 3 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन होता है। यदि आप फिजिक्स है, ये मैंडेटरी है आपके पास। केमिस्ट्री है, ये भी आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट है। और बायोलॉजी, बायोलॉजी यदि नीट के अंदर है और जेई के अंदर है तो आपको क्या लेना है, मैथमेटिक्स। उसके बाद एक सब्जेक्ट 5 नंबर पे सब्जेक्ट दिया जाता है। तो ये काफ़ी जगह आपको मिलेगा, म्यूजिक दिया जाता है आपको 5th नंबर पे। और उसके बाद एक सब्जेक्ट होता है एडिशनल। एडिशनल का मतलब है यदि आप ऊपर वाले सब्जेक्ट में से इंग्लिश को छोड़कर कहीं भी फेल हो जाते हैं तो ये आपको कवर करता है। तो अलग अलग स्कूल्स के अंदर अलग अलग है। अपने पास ये सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन। तो ये अपने पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। जो बच्चा कंपटीशन की प्रॉपर तैयारी करता है नीट और जेई जेई की, उसको 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे अगर टाइम बचता है तो सिर्फ सब्जेक्ट की तरफ उसको नहीं जाना चाहिए, उसको 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपना फोकस करना चाहिए। लेट्स वी स्टार्ट। आपके पास बुक्स और नोटबुक कौन सी होनी चाहिए? तो देखो, एनसीईआरटी की बुक +1 के लिए मैंडेटरी है, वो अपने पास जरूर रखें, उसके बिना काम चलेगा नहीं। मॉड्यूल आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। और उसके साथ आपको डीपीपी नोट्स मैं आपको खुद दूंगा इसके साथ साथ, जो जो क्लासेस चलेंगे उसके अंदर। अब हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री के टॉपिक होता है। और उसके अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है एनसीईआरटी में, वो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है। यहाँ जो आपको टॉपिक देखने की बात रहेगी वो मेन टॉपिक होता है ये 1.1, मतलब फर्स्ट आर्टिकल का सब। तो टॉपिक हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, कैसे केमिस्ट्री का विकास कैसे हुआ, किस तरह से केमिस्ट्री बनी, वो पार्ट इस लेक्चर के अंदर हम देख रहे हैं। दूसरा टॉपिक है नेचर ऑफ मैटर। फिर इसके सब टॉपिक हो जाते हैं स्टेट ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आगे मेन थर्ड टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। सब टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, मास एंड वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स के सब टॉपिक्स हैं जो कि आपको आपके एनसीईआरटी के अंदर इसी क्रम में मिलते हैं। अगला टॉपिक आता है 1.4 अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स के नाम से। इसका सब टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, डायमेंशन एनालिसिस। तो ये जो सारे टॉपिक आप लोग देख रहे हैं, ये सभी टॉपिक आप कब कहाँ पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। ये सभी टॉपिक आपको फिजिक्स के अंदर मिलेंगे। तो जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में कॉमन टॉपिक है, उनमें से हम क्या करते हैं, जो टॉपिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाते हैं फिजिक्स वाले और केमिस्ट्री में कॉमन है, तो उनमें से सिर्फ हम सिंगल टॉपिक लेते हैं, कॉमन को नहीं लेते। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं हम। और देर आर द 5 लॉज, जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, पांचों लॉ हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी रखते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं, एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास एवरेज, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, ठीक है, फॉर्मूला मास, ये सब पार्ट इसमें आते हैं। मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोलर मास इसके बारे में स्टडी करते हैं। परसेंटेज कॉम्बिनेशन के बारे में, एम्पिरिकल मोलिकुलर फॉर्मूला के बारे में, स्टीक्योमेट्री एंड स्टीक्योमेट्री कैलकुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। रिएक्शन इन सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलिटी, ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं हम स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल व्यू था जो कि फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको एनसीईआरटी में दिखाई देता है। अब जो मैं टॉपिक आपको करवा रहा हूँ ये मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, ये आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट फेज है, उसके अंदर मिलता है। और ये बताता है कि केमिस्ट्री भारत में इतिहास के अंदर कितनी मजबूत थी। तो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट में आते हैं हम। सबसे पहले एक आपने नाम सुना होगा, पारस का पत्थर का नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं फिलोसफर स्टोन, ठीक है। तो ये पारस का पत्थर कुछ कैसा दिखाई देता था, क्या होता था इससे?
तो पारस का पत्थर कुछ ऐसा दिखाई देता था पुराने समय के अंदर। और ये क्या करता था, जो भी आल बेसस मेटल थी उन सब बेसस मेटल को किस में कन्वर्ट कर देता था। एग्जाम्पल आयरन, बेसस मेटल में कौन से थे, आयरन कॉपर, इनको आसानी से किसमें बदल देता, गोल्ड में। छोटे समय में पढ़ा होगा, पारस का पत्थर लगाने से जो है सोने में बदल देते थे। तो ये फिलोसफर स्टोन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो ये भारत के अंदर इसका जिक्र आता है और बनाया जाता था पहले फिलोसफर स्टोन्स, उससे फिर बाद में हम आयरन और कॉपर को गोल्ड में कन्वर्ट करते थे। अगर हम बात करें एलिक्सर्स ऑफ लाइफ, जैसे आप एलिक्सर्स ऑफ लाइफ का मतलब होता है अभय प्रदान करना, कभी किसी की मृत्यु न होना, उसी को एलिक्सर्स ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो उस टाइम पे ऐसे केमिकल भी डेवलप थे जो इंसान लंबे समय तक जी सकते थे। पुराने समय के अंदर एक खास बात और थी, अगर देखें, एंसेंट इंडिया already has the knowledge of many scientific phenomena much before the advent of the modern science। बहुत सारे, आज की साइंस नहीं थी लेकिन उस टाइम पे बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर थी। दे अप्लाइड द नॉलेज इन वेरियस वाक्स ऑफ लाइफ, और अलग अलग जगह यूज करते थे। तो ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, पुराने समय की पिक्चर है, और किस तरह से लोग एक संगोष्ठी, एक विचार कर रहे हैं, और नॉलेज जो है वहां हमें दिखाई दे रही है। सबसे पहले भारत के अंदर अगर हम देखें तो दो प्रकार की विज्ञान जो है वो सबसे ज्यादा प्रचलित थी। एक थी एल्केमी, ए फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री इन द मिडल एज विच इन्वॉल्व ट्राइंग टू डिस्कवर हाउ टू चेंज ऑर्डिनरी मेटल्स इनटू गोल्ड। बताया था मैंने, अल्केमी कहते थे इसको। कोई भी सामान्य धातु थी उसको गोल्ड में बदलना एल्केमी कहलाता था। और दूसरी थी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये ब्रांच ऑफ बोथ केमिस्ट्री एंड मेडिसिन। केमिस्ट्री और मेडिसिन की मिली जुली ब्रांच जो थी वो हमारे पास क्या कहलाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाई। ठीक है, तो ये पार्ट हमारे पास डेवलप हुआ। ये एरा जो था, ये एरा था, इसके अंदर हुआ। और आज जो हम देखते हैं उसको बोलते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री टू स्पेस इन द 18th सेंचुरी। 18वीं सेंचुरी के अंदर मॉडर्न केमिस्ट्री आई यूरोप के अंदर, उसके बाद धीरे धीरे करके अलग देशों में ट्रांसफर हो गई। तो एल्केमी जो गोल्ड बनाने की थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो केमिस्ट्री प्लस मेडिसिन की थी, और मॉडर्न केमिस्ट्री आज 18th सेंचुरी के अंदर हमें दिखाई देती है जिसको हम यूज करते हैं। एक और पॉइंट था हमारे पास, ध्यान से अगर आप देखें, ओल्ड टाइम पे इन एंसेंट इंडिया केमिस्ट्री वाज कॉल्ड रसायन शास्त्र। पुराने समय में इसको रसायन शास्त्र के नाम से जानते थे। रसायन, रत्नाकर, रस क्रिया और रस विद्या, ये सभी केमिस्ट्री के नाम थे। इसके अंदर क्या क्या था, इट इंक्लूड्स मेटलर्जी, धातु निष्कर्षण, मेडिसिन, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, ग्लास और डाइस, ये सारे काम होते थे। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति हैं, तो ये अलग अलग प्रोसेस से ग्लास, डाई, कॉस्मेटिक, मेडिसिन इसको बनाने का काम कर रहे हैं। तो पुराने समय में इंडिया में ये वर्क होता था। अगर हम बात करें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की बात करें, तो ध्यान से देखा जाए तो हड़प्पा जो है वो पंजाब के अंदर है, सिंध एंड हड़प्पा। ठीक है, प्रूव दैट द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया इज वेरी ओल्ड। उसको देख के पता लग रहा है कि हमारी बहुत पुरानी केमिस्ट्री रही है भारत के अंदर, और उसको हम यूज करते थे उस पार्ट को। तो उस पार्ट को हम यूज करते थे। तो यहाँ देखो ध्यान से, क्या बताता है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग शोज दैट द बेक्ड ब्रिक्स वर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क। उस टाइम पे लाल जो ईंटें, जो पकी हुई भट्ठी की ईंटें होती, इस तरह से इस्तेमाल करते थे। तो समझ सकते हो कि केमिस्ट्री उस टाइम पे किस लेवल पे डेवलप थी। ठीक है, ऐसे ही हम मोहनजोदड़ो के अंदर जाएं तो वहां हमें एक अलग प्रकार के बर्तन मिलते हैं इस तरह के, पोइट्री विच कैन बी रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस। तो ऐसे बर्तन बनाने, उनके ऊपर कोटिंग करने की, इस तरह का पार्ट था। तो इसका मतलब उस टाइम पे विज्ञान अच्छी खासी डेवलप थी। ऐसे ही जिप्सम सीमेंट जो आज हम यूज करते हैं, उसके भी हमें काफी क्लू मिलते हैं
कंटेनिंग लाइम सैंड ट्रैक्स है। जो हड़प्पा है उसके अंदर भट्टियां पाई गई जिसके अंदर सीमेंट बनाने के सबूत हैं। ऐसे ही हार्डनेस ऑफ कॉपर मेकिंग बाय यूजिंग टिन एंड आर्सेनिक, नंबर ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड इन मस्की। मस्की एक जगह है साउथ के अंदर, तो वहां हम देखा गया है कि ऐसे मिलते हैं बर्तन जो कि ग्लास ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे ये देख पा रहे हो कांच के बर्तन हमें दिखाई देखने को मिलते हैं इस तरह से। तो इससे ये क्लियर होता है उस टाइम पे विज्ञान काफी अच्छे लेवल पे डेवलप थी। कॉपर मेटलर्जी की बात करें तो भारत के अंदर तो कॉपर के बारे में तो आपको जानते हैं कि अच्छा खासा अ, हमारे पास प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कॉपर को इंडिया के अंदर निकाला जाता है। ठीक है। और देर आर द मच आर्कियोलॉजिकल एविडेंस टू सपोर्ट द टेक्नोलॉजी फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर एंड आयरन वर डेवलप इंडस्ट्री। तो इससे पता लगता है कि भारत की विज्ञान जो है वो काफी एज तक, हद तक डेवलप थी। ऋग्वेद की बात करें हम, ठीक है, तो आप ये सब मैं जो बता रहा हूँ आपको एनसीईआरटी के अंदर मार्क है सारे पॉइंट। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग टेनिंग ऑफ लेदर एंड डाइंग ऑफ कॉटन ये चलता था, मतलब चमड़े को साफ करना और कपड़ों को डाई करना। गोल्डन ग्लोस ऑफ द ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ऑफ द नॉर्थन इंडिया कुड नॉट बी रेप्लिकेटेड एंड इज स्टिल ए केमिस्ट्री ऑफ मिस्ट्री। ऐसे बर्तन आप देख पा रहे हो, उस टाइम पे ऐसे बर्तन बनाए जाते थे और आज तक उनकी चमक मौजूद है। तो कहता है कि उस विज्ञान की मिस्ट्री जो थी, रहस्य है, वो आज तक हम समझ नहीं पाए कि किस तरह का रहस्य था। तो इतनी केमिस्ट्री डेवलप थी। देयर वर इंडिकेट द मिस्ट्री विद विच किन टेम्परेचर कुड बी कंट्रोल्ड। कौटिल्य अर्थशास्त्र डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ साल्ट फ्रॉम सी। समुद्र से कैसे सी से साल्ट बनाया जाता था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो भारत की जो विज्ञान है, केमिस्ट्री है, वो बहुत ही समृद्ध विरासत की है। एक सुश्रु ऋषि हैं, सुरिता संहिता एक ग्रंथ है, और चरक ऋषि हैं संहिता, उन्होंने मेंशन किया है। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बहुत अच्छी चीजें डेवलप की। मैं इस चरक संहिता ग्रंथ के जो फादर हैं इनको जाना जाता है। मेडिकल साइंस का जो बेस है वो दिया था उन्होंने। और ये आप समझ पा रहे हैं, ये सुश्रुत संहिता लिख रहे हैं, फादर ऑफ सर्जरी, एक ऋषि हैं, इन्होंने सर्जरी को सबसे पहले डेवलप किया था, किस तरह से कर सकते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्कलीज। द चरक संहिता मेंशन एंशिएंट इंडिया हु न्यू हाउ टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, टिन, जिंक, द सल्फेट्स ऑफ कॉपर, जिंक एंड आयरन एंड द कार्बोनेट्स ऑफ द लेड एंड आयरन। इन सब के बारे में चरक संहिता ग्रंथ के अंदर बताया गया है। एक हमारे पास रसनोपसिद्ध है, रस उपनिषद। रस उपनिषद का मतलब है कि जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के टेस्टों का प्रयोग किया गया हो, अलग अलग प्रकार के रस जो है वो बनाए गए। ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ द गन पाउडर मिक्सचर, तमिल टेक्स्ट आल्सो डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ द फायर वर्क्स यूजिंग द सल्फर, चारकोल, सल्फेट। ठीक है। तो इन सब को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के जो रसायन हैं, केमिकल्स हैं, वो भी हमारे इस रस उपनिषद के अंदर एक्सप्लेन कर रखे हैं कि कैसे पटाखे बना सकते हैं, बम बना सकते हैं। ये सब पॉइंट उसके अंदर डिस्कवर है। तो भारत के विज्ञान इस लेवल पे उन्नत थी। नागार्जुन ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट थे और उन्होंने मेटल निष्कर्षण पे काम किया। इस जो आप देख पा रहे हैं, मरकरी कैसे किसी इम्प्योर मेटल को प्योर स्टेट में लेके आया जाता है, तो इसको इन्होंने अपने इस पार्ट में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था। चक्रपाणी एक ऋषि हैं जिन्होंने साबुन बनाया था। आप समझ पाएंगे चक्रपाणी जो थे, डिस्कवर द मर्करी सल्फाइड एंड क्रेडिट फॉर इन्वेंशन ऑफ द सोप आल्सो गोज टू हिम। आज जो आप साबुन लगाते हो, चक्रपाणी ऋषि ने उसको बहुत अच्छा डेवलप कर दिया था। और ही यूज्ड मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, सम एल्कलीज ingredients for the making of the soap. Indian began making soap in the 18th century. Oil of arand and seeds of mahua plant and calcium carbonate were used for making the soaps. arand का नाम
सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं दिखा देता हूँ। ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ये अरंड की पिक्चर है, ये महुआ प्लांट की पिक्चर है। ठीक है, तो ये अरंड है, ये महुआ प्लांट है। तो इन दोनों को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करके, और जो चक्रपाणी ऋषि हैं वो आपके सामने देख पा रहे हैं कि साबुन जो है बनाने के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं में जो आज भी पिक्चर बनी हुई है, उनके जो कलर हैं वो भी केमिकल बेस्ड थे। तो भारत में वो केमिकल डेवलप थे, तो इसका मतलब उस टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट था। वराहमिर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, उन्होंने दीवारों कुछ ऐसे मटेरियल बनाए थे, जैसे ये देखो, प्रिपरेशन ऑफ द गुल्टेनियस मटेरियल टू बी अप्लाइड ऑन द वॉल्स एंड रूफ ऑफ द हाउस एंड टेम्पल्स। उनके बाद उसके ऊपर पेंटिंग बनाई जाती थी, तो वो पेंटिंग लंबे समय तक सुरक्षित रहती थी। ठीक है, और इसको बनाने के लिए एंटायरली फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ द वेरियस प्लांट फ्रूट एंड सीड एंड बार्क विच वर कंसंट्रेटेड बाय द बॉइलिंग दैम। और उसके बाद उसको गर्म करके कंसंट्रेट करते थे, छानते थे, और उस जेल को हम लगाते थे। तो काफी पेंटिंग जो आप लोग देख पा रहे हो पुराने समय से थी, उनमें इस फॉर्मूले का रोल था। अर्थवेद की बात करें, ठीक है, उसके अंदर भी हमारे पास टर्मरिक, मदार, सनफ्लावर, ये थे। इनके कलर निकाल के और अलग अलग प्रकार की डाई की जाती थी। आप लोगों ने हल्दी का जिक्र सुना होगा, तो वहां इस पॉइंट का रोल रहा था। अपने परफ्यूम्स जो हैं, डिफरेंट टाइप के परफ्यूम्स, व्रामिर, भर्त और समिता, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के परफ्यूम्स जो है उनके बारे में दिया गया है। और गंध युक्ली जो है वो हमें रेसिपी बताती है सेंट्स की, माउथ परफ्यूम्स की, बाथ पाउडर्स की, इंसेंस की, टेल्कम पाउडर की। ये सब बातें हमें इस ग्रंथ के अंदर मिलती हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, पेपर वाज आल्सो नोन टू इंडियन 17th सेंचुरी। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम पेपर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 17वीं सेंचुरी के अंदर भारत में पेपर आ चुका था। चाइनीज ट्रेवलर्स फर्स्ट डिस्क्राइबिंग। और इसके अलावा तक्षशिला इंडिकेट दैट इंक वाज आल्सो यूज्ड इन द इंडिया फ्रॉम द 4th सेंचुरी से भारत में इंक यूज रहती है। और कलर ऑफ इंक वर मेड फ्रॉम द चौक, रेड लेड्स एंड मिनिमम, इनसे मिलके बनाया जाता था इंक को। तो ये दो और विकसित थे प्रॉपर्टी भारत के अंदर अपनी हिस्ट्री को बताने के लिए। आप लोग समझ पा रहे होंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भारत के अंदर मैनी टाइप ऑफ लिक्वर, अलग अलग प्रकार के लिक्वर्स का क्या है, चरक संहिता में बता ही चुका हूँ ऑलरेडी इसके बारे बारे में। आचार्य कंद थे, उन्होंने, और कश्यप थे, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी सबसे पहले। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आज हम पढ़ते हैं, जानते हैं, तो उसके बारे में हमारे आचार्य कंद थे, उन्होंने और कश्यप ऋषि ने इसके बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा चरक संहिता ग्रंथ है आयुर्वेदिक का, मैं बता चुका हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ मेटल्स इज क्लियरली डिस्कस इन द चरक संहिता ग्रंथ। चरक ऋषि थे, उन्होंने बनाया था। उसके अलावा एक पार्टिकल भस्म जो आपने सुना होगा, चरक संहिता ग्रंथ बताता है, भस्म के बारे में बताता है। तो अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए अलग अलग प्रकार की भस्म दी जाती है। नाउ ए डे इट हैज बीन प्रूव्ड दैट द भस्म हैव ए नैनो पार्टिकल्स ऑफ द मेटल। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि बीमारी को ठीक करने में काम आते हैं। अल्केमी, इलेक्ट्रोकेमी उस टाइम पे डेवलप थी, लेकिन समय बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे अगली केमिस्ट्री जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसने अपना स्वरूप बढ़ाया। मॉडर्न केमिस्ट्री की आज अगर हम बात करें, तो उसके अंदर अलग अलग जो फॉर्मूले थे उसके हिसाब से नए नए केमिकल डिस्कवर हुए। और आज जो हम अपना ट्रीटमेंट देखते हैं, फैक्ट्रियां देखते हैं, वो सब मॉडर्न केमिस्ट्री की देन है। उस पार्ट को हमने वहां से जानने की कोशिश की है। तो आज के जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको एक ब्रीफिंग की है जनरल। एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पेज है उसको जब आप खोलेंगे और उसको जब मार्क करेंगे लाइन टू लाइन, तो आपको पता लगेगा कि इंडिया के अंदर केमिस्ट्री इतनी डेप्थ विरासत है भारत के पास, और जिसके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में
हमने सम बेसिक कंसेप्ट में एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पेज है उसको हमने अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर सम बेसिक कंसेप्ट के आगे जो एवरेज मास है, ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम मोलिकुलर मास है और मोल कंसेप्ट तक हम आगे जाएंगे और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि ये जो आज मैंने आपसे शेयर किया है ये आपको अच्छे समझ में आएगा और अगले लेक्चर में मिलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।